हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जहां हम पुरी से निकलकर बढ़ चुके थे अपनी भुवनेश्वर यात्रा के लिए। हमारे पास लगभग 1.5 दिन का समय था, क्योंकि हमें जाना था भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए। आज हम सबसे पहले जाने वाले थे भुवनेश्वर के नंदनकानन जू में, जो कि हमारे होटल की दूरी पर था। तो हम सीधे पहुंच गए नंदनकानन जू और वहां पर क्लॉक रूम में सामान सबमिट करके हम चल पड़े जू की सैर पर। जू घूमने के बाद हमने यहाँ बस सफारी भी की और वन्य जीवों को बहुत पास से देखा। और हमने यहाँ सफारी के दौरान 2 बड़े शेरों को आराम करते हुए देखा और हमारी बस बढ़ चली बियर सफारी की तरफ। जहाँ हमने भालू तो देखा, परंतु ये बहुत दूर था और जो कि हमारे वीडियो में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। ये देखो डियर, ये देखो, वीडियो बना लो। अरे बहुत सारे हैं ये देखो, अच्छा है। सफारी से घूमने में हमें करीब 40 से 50 मिनट लगे और बहुत ही मज़ा आया। जू की सैर के बाद हम पहुंच गए अपने होटल, जो कि ओल्ड टाउन में स्थित है। और कुछ देर आराम करने के बाद हम भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच गए लिंगराज मंदिर। लिंगराज का यह विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्तिकला का अद्भुत चमत्कार है। मंदिर के अंदर फ़ोन और कैमरा तो अलाउ नहीं था, परंतु यहाँ अंदर प्रत्येक दीवारों पर इसकी कारीगरी देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। मंदिर के बाहर यह सरोवर स्थित है, जिसे सहस्रलिंग सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर में दर्शन के उपरांत हम लोग चल पड़े सैर सपाटे के लिए। हमारे होटल के पास में ही बहुत अच्छा सा मार्केट था। और यहाँ घूमते हुए हम लोग ढूंढ रहे थे एक प्योर वेज रेस्टोरेंट, क्योंकि इनको बहुत ही भूख लगी हुई थी और ये भूख के मारे चूहे कूदे जा रहे थे इनके पेट में। और पेट के चूहों की भूख शांत करने के बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल के रूम पर।
अगले दिन सुबह हमें जाना था मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि हमारे होटल से बहुत पास था, तो हम पहुंच गए मुक्तेश्वर मंदिर। यहाँ सुबह के समय कोई भी भीड़ नहीं थी और बहुत शांत वातावरण था। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और आकर्षक है, जिसकी स्थापना 970 ईस्वी के आसपास हुई थी। यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी भी विराजमान हैं। यह बहुत ही आकर्षक मंदिर है। इसकी दीवारों पर बहुत सारी चित्रकारी की गई है। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह भी है, जिसमें शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर के शांत वातावरण में हमें बहुत ही अच्छी और स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही थी और साथ ही इतिहास के समय का एहसास भी हो रहा था। और फिर हम निकल गए ऐतिहासिक उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं देखने के लिए। उदयगिरी खंडगिरी की ये गुफाएं आपको इतिहास काल के समय का अनुभव कराएंगी। यहाँ उदयगिरी और खंडगिरी में बहुत सारी केव्स देखने को मिलती हैं। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जिसका निर्माण जैन राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं के लिए किया था, जो कि मुख्य रूप से विश्राम स्थल या शयन कक्ष थे। ये गुफाएं घूमने के लिए बहुत प्यारी और वर्थफुल प्लेस थी। हमें यहाँ घूमकर बहुत ही आनंद आया और हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की। गुफाओं के सबसे ऊपर पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ से शहर का बहुत ही अच्छा दृश्य नज़र आ रहा था। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये सामने की पहाड़ियाँ खंडगिरी के ऊपर स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी देखने के बाद हम आ गए अपनी अगली डेस्टिनेशन धौलीगिरी शांति स्तूपा। यह स्तूपा भुवनेश्वर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। धौलीगिरी दया नदी के पास पड़ता है और इसका इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। कलिंगा वॉर और सम्राट अशोक, ऐसा माना जाता है कि इसी क्षेत्र में कलिंगा का वॉर हुआ था और ये युद्ध इतनी बुरी तरह से लड़ा गया था कि यहाँ की पूरी नदी खून से भर गई थी। और ये इतनी सारी बॉडीज़ देखने के बाद सम्राट अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से हुआ था और उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी भर बुद्धिज़्म को प्रीच किया।
धौलीगिरी शांति स्तूपा देखने के बाद हमारी कोलकाता की शाम को फ़्लाइट थी, परंतु हमारे पास कुछ समय बचा था तो हम पहुंच गए भुवनेश्वर के उत्कल कनिका गलेरिया मॉल में, जो कि हमारे होटल से विदिन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। और मॉल से वापस आने के बाद हमने अपना सामान पैक किया, क्योंकि हमें जाना था हमारी अगली डेस्टिनेशन कोलकाता के लिए, जिसकी हमारी फ़्लाइट थी भुवनेश्वर एयरपोर्ट से। आप सब बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली यात्रा कोलकाता के लिए।